हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवी स्टडीशिप। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिस्ट्री, जिसमें ऑलरेडी हम हमारे 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो है हमारा चैप्टर नंबर 9, ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। ठीक है, तो उस समय कैसा ट्रेड होता था, किंग्स कैसे होते थे, और जो कि उस समय घूमने फिरने वाले जो लोग आते थे एक जगह से दूसरी जगह जो जाते थे, है ना, तो ये सब चीज़ें कैसे होती थी। तो एक छोटी सी स्टोरी के साथ चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। एक लड़की होती है, वो अपने गांव के मेले में जाती है, मेला देखने के लिए, और वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं वो उनको देख के, उनको टच करके, है ना, उसको मतलब वो सब चीज़ें जो शाइनी स्टील होता है उन सबको टच करना उसको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्राइट चीज़ें होती हैं वहाँ पर, कुछ प्लास्टिक बकेट्स भी देखती है वो, और साथ में कुछ ऐसे कपड़े देखती है जिसपे जो फ्लोरल डिज़ाइन होता है वो बना होता है, टॉयज़ भी होता है। और ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं? सिटी से। ठीक है, द मैन हु स्प्रेड आउट देयर वेयर्स कम इन बसेज एंड ट्रक एंड वेंट बैक एट द एंड ऑफ द डे। तो जो भी चीज़ें ये आती है, जो भी आदमी इनको लेकर आता है, वो या तो बस से लेकर आता है या ट्रक वगैरह यूज़ करते हैं, और जब दिन का एंड होता है तो उस टाइम पे वो वापस ये सारी चीज़ों को लेकर चला जाता है। Why were they always on the move? She wondered. Her mother explained that they were traders and people who bought things where they were made and sold them elsewhere. तो वो थोड़ा सा ना ऐसे पूछती है, मतलब चौंक के पूछती है, मतलब उसकी अपनी मदर से, कि ये ऐसा क्यों करता है, रोज़ डेली लेकर आते हैं फिर यहाँ से लेकर जाते हैं। तो उसकी मदर उसको बताती है कि ये लोग क्या है, ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं। ठीक है, ये चीज़ों को खरीदते कहीं और से हैं या फिर उनको खुद से बनाते हैं और फिर उसको कहीं और जाकर बेचते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें यही पढ़ेंगे कि जो ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में हम इसमें जानेंगे। ठीक है, ये पुराने टाइम में किस तरह से हुआ करते थे। यू रीड अबाउट नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इन चैप्टर नंबर 8। हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था कि जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो पोट होते थे वो कैसे होते थे। तो बहुत ही ज़्यादा फाइन पोट्री होती है ये, इसमें आपको कुछ बॉल्स वगैरह और प्लेट्स मिल जाएंगी। तो जो भी प्लेट और उस टाइम पर जो कटोरे वगैरह थे वो यूज़ करते थे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो आर्कियोलॉजिकल को मिली हैं इस सब कॉन्टिनेंट से, पूरे सब कॉन्टिनेंट से। हाउ डू यू थिंक दैट इट रीच दीज प्लेसेस? अब आप खुद सोचो, ये चीज़ें हमें जगह जगह से क्यों मिलती है, इनको कौन पहुँचाता था वहाँ पर? तो ये काम कौन करते थे? ट्रेडर्स करते थे। वो अपने साथ इन सब चीज़ों को कैरी करते थे, और या तो वो उनको खुद से बनाते थे और फिर इसको वो दूसरी जगह जाकर उनको बेच दिया करते थे। साउथ इंडिया में देखें तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा गोल्ड मिलता है, स्पाइसेस मिलते हैं, स्पेशली पेपर एंड प्रीशियस स्टोन। तो इन सब चीज़ों के लिए साउथ बहुत फेमस था। गोल्ड, स्पाइसेस, जिसमें स्पेशली जो पेपर था वो, और बहुत सारे जो प्रीशियस स्टोन थे। पेपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन अ रोमन एम्पायर। तो जो पेपर था इंडिया का, जो साउथ में बहुत ज़्यादा मिलता था, बल्कि स्पेशली जो साउदर्न रीजन है वो जाने इसलिए जाता था अपने पेपर के लिए। तो वो रोमन एम्पायर में उसको बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू थी। वहाँ के लोगों को ना बहुत, जो ये पेपर था वो बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड रहती थी। सो मच दैट इट वॉज नोन एज द ब्लैक गोल्ड। इसीलिए उसको ब्लैक गोल्ड उसका नाम रखा गया, क्योंकि एक सोने से कम ज़्यादा डिमांड नहीं थी उसकी, बहुत ज़्यादा डिमांड थी उसकी। सो ट्रेडर्स कैरिड मैनी ऑफ दिस गुड टू रोम इन अ शिप्स अक्रॉस द सी। तो जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, वो इन सब चीज़ों को भर भर के, ऐसे गुड्स को रोम तक लेके जाया करते थे शिप्स वगैरह में, समुद्र पार करके। या फिर अगर उन्हें लैंड से जाना है, तो ज़मीन से जाना है, तो मतलब तो वो बड़े बड़े कारवा होते थे कि काफ़ी सारे लोगों का ग्रुप होता था और वो ये सब सामान लेके फिर जाते थे। There must have been quite a lot of trade as many Roman gold coin have been found in South India. तो इसीलिए हमें जो रोमन गोल्ड कॉइन्स है वो साउथ इंडिया में मिलते हैं। हो सकता है कि जब वहाँ पर जो ट्रेडर्स थे वो व्यापार करने जाते हो तो चीज़ों को बेचने के बदले उन्हें रोमन में जो गोल्ड कॉइन के जो सिक्के थे वो मिलते होंगे, वो वापस से अपने इंडिया आते होंगे, तो इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे रोमन के गोल्ड कॉइन मिले हैं। अ पोएम अबाउट ट्रेड। ठीक है, तो ये एक छोटी सी पोएम है, जो कि मैंने आपको बताया था कि संगम लिटरेचर एक टेक्स्ट था जिसमें ना बहुत सारे जो पोइट वगैरह थे वो अपनी अपनी पोएम्स को कंपोज करके लिखते थे। तो उसी में संगम पोएम्स के अंदर ही कि उस समय भी ट्रेड होता था, इस चीज़ के एविडेंस मिलते हैं। ठीक है, तो ये एक उसी में से एक पोएम है। Here is one describe the good brought into a pohar, an important port on a ईस्ट कोस्ट। ठीक है, तो एक ईस्टर्न साइड पर ये वाला जो कोस्ट है, ठीक है ना, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट था, पोहार नाम था जिसका। तो यहाँ पर से बहुत सारे ऐसे गुड्स मिले हैं जो इस बात को डिस्क्राइब करते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रेड होता था। ठीक है, यहाँ जो घोड़े हैं, है ना, उनको लाया जाता था शिप्स के थ्रू। जो ब्लैक पेपर हैं उनका भी ट्रेड होता था। जो जेम्स है ना, गोल्ड है, उनको भी। ठीक है, और सैंडलवुड वेस्टर्न हिल में बहुत ज़्यादा होता था। जो पर्ल है वो साउदर्न सी, जो सीज़ हैं वहाँ के बहुत फेमस थे। जो कोरल है वो कहाँ से लिया जाता था? ईस्टर्न ओशन से लिया जाता था। और जो गंगा और जो कावेरी के आसपास जो एरिया था वहाँ पर जो फसल वगैरह थी वो बहुत अच्छी होती थी। जो फूड स्टफ है वो श्रीलंका से आता था।
जो पॉटरी है वो म्यांमार से आती थी, एंड अदर रेयर एंड रिच इम्पोर्ट्स। तो और भी बहुत सारे तरह के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ करते थे। ट्रेडर एक्सप्लोर्ड सेवरल सी रूट्स एंड सम ऑफ द दीज फॉलोड कोस्ट दे वर अदर अक्रॉस द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो जो ट्रेडर्स थे वो जगह जगह सी रूट से घूमते थे। ठीक है, बहुत जो ज़्यादातर वो कोस्ट को फॉलो करते थे, जो तट वाला जो पार्ट होता है ना, जो समुद्र से लगा होता है। और भी बहुत सारी जगह वो लोग जाते थे, जैसे कि अरेबियन सी, इधर आपका अरेबियन सी है और इधर आपका बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, तो वे आर सेलर टुक एडवांटेज ऑफ द मानसून विंड टू क्रॉस द सीज मोर क्विकली। तो ज़्यादातर जो ये लोग थे, ये जो मानसून विंड होती है उसका काफ़ी एडवांटेज लिया करते थे कि जिस तरफ की हवा है ये उस तरफ ही ज़्यादा चलते थे, क्योंकि हवा भी उस तरफ की है, ऊपर से जो इनकी बोट वगैरह जो शिप है वो भी उस डायरेक्शन में जल्दी मूव करेगी। अगर उस जो विंड है उसकी भी वही डायरेक्शन है सेम। अगर अपोजिट मतलब विंड जैसे कि ईस्ट से आ रही है, इधर से आ रही है, और आप इस साइड जाओगे तो क्या होगा, ये आपको अपोज करेगी, तो आपको वहाँ से अपना जो शिप वगैरह निकालना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए अगर हवाएं इस तरह से हैं तो ये भी इसी तरह उनके साथ चलते थे मानसून विंड्स के साथ। तो ये चीज़ उन्हें बहुत जल्दी पहुँचा दिया करती थी। So if they wanted to reach the western coast of the southern continent from East Africa और अरेबिया, तो ये जगह जगह जाते थे। ईस्ट यहाँ पर जो अफ्रीका वगैरह यहाँ पर जाते थे, ठीक है, ये पूरा जो इधर वाला पार्ट है, अरेबिया जाते थे। तो ये ज़्यादातर साउथ वेस्ट मानसून के हिसाब से जाते थे, तो साउथ वेस्ट मानसून आता था उसकी विंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, और काफ़ी बड़ी बड़ी जर्नी होती थी। अब है न्यू किंगडम अलॉन्ग द कोस्ट। ठीक है, तो अब देखेंगे कि जो हमारा, मैंने आपको बताया जो तट होता था, सेकेंड, जो तट होता था ये जो कि किससे लगा होता था, समुद्र वाले एरिया से लगा होता था, जो ये कोस्टल रीजन होता था पूरा का पूरा। तो यहाँ पर बहुत सारा किंगडम होते थे। यहाँ पर किंगडम क्यों होते थे, क्योंकि देखो यहाँ पर ट्रेड बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सी रूट होता था। तो ये इसको, इस सी को यूज़ करके, इस ओशन को यूज़ करके अच्छे से क्या कर सकते थे, ट्रेड कर सकते थे बाकी रीजन के साथ। तो द साउदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाय अ लॉन्ग कोस्ट लाइन विद हिल्स, प्लेट्यू एंड द रिवर वैली। अगर आप साउदर्न हाफ की बात करें सब कॉन्टिनेंट की, तो यहाँ पर एक अच्छी खासी आपको लॉन्ग कोस्टल लाइन मिल जाएगी। यहाँ पर आपको बहुत सारी पहाड़ियाँ भी मिल जाएंगी, ये प्लेट्यू वाला एरिया हो गया, और यहाँ पर काफ़ी रिवर्स भी थी। तो इसीलिए रिवर वैली के जो आसपास जो कावेरी वाली जो कावेरी रिवर थी उसके आसपास का जो रीजन था, जो कि साउथ में जो रिवर थी कावेरी, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल सॉइल थी। जो चीफ और किंग्स थे वो क्या करते थे, इन रिवर वैलीज़ को कंट्रोल करते थे। ठीक है, और इसीलिए जो ये कोस्टल जो रीजन था, इसके आसपास का जो भी एरिया था या जो भी किंगडम था वो मोस्टली रिच और पावरफुल होता था। संगम पोयम के अंदर एक वर्ड मेंशन किया हुआ है, मुवेंदर। ठीक है, इस मुवेंदर का मतलब है, एक तमिल वर्ड है। ठीक है, ये इसको याद रखना कि मुवेंदर क्या है। तो एक तमिल वर्ड है ना, जिसका मतलब होता है 3 चीफ। और ये 3 चीफ कौन थे, ये थे रूलिंग फैमिलीज से, एक चोलास, चेरास और पांड्यास। ठीक है, तो मूवेंदर का मतलब 3 चीफ थे, और वो 3 चीफ कौन थे, चोला, चेरा और पांड्या। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं साउथ इंडिया में 2300 ईयर्स एगो के आसपास वाले एरिया में। ईच ऑफ 3 चीफ हैड 2 सेंटर्स ऑफ पावर, 1 इनलैंड एंड 1 ऑन द कोस्ट। तो ये जितने भी 3 चीफ थे ये अपने 2 सेंटर बना के रखते थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे इनके लिए। जैसे कि ये वाला इनका मान के चलो ये था, ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, तो एक सेंटर तो ये यहाँ पर बना के रखते थे जिसे बोलते थे इनलैंड सेंटर। ठीक है, जो कि बीच में होता था यहाँ पर, और एक दूसरा सेंटर बना के रखते थे बिल्कुल ये कोस्ट के साथ, है ना, जिससे कि ये यहाँ पर जो भी इनका समुद्र से जो भी इनका व्यापार चल रहा है उसको कंट्रोल कर सके। और एक ये बीच में यहाँ पर पुहार और कावेरी पट्टनम, द पोर्ट ऑफ चौलास एंड द मदुरा इज द कैपिटल ऑफ द पांड्या। तो जो पुहार और जो कावेरी पट्टनम थे ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट थे, किसके, चोलास के। पुहार और कावेरी पट्टनम बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट थे। पोर्ट वो कौन सी जगह थी जहाँ पर जो शिप्स वगैरह हैं वो आकर रुकते थे या फिर वहाँ से कहीं और के लिए जाते थे। ठीक है, तो ये थे चोलास के। और जो मदुराई थी वो किसकी कैपिटल थी, पांड्या की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि पांड्यास की कैपिटल क्या थी, तो पांड्यास की कैपिटल थी मदुरै। ठीक है, और पुहार और कावेरी पट्टनम किसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट थे, वो थे चोलास के। द चीफ डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस। तो ये जितने भी जो मैंने अभी बताया ऊपर जो चीफ है ये रेगुलर टैक्सेस कलेक्ट नहीं करते थे। इंस्टीड दे डिमांडेड रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम द पीपल, बल्कि ये लोगों से डिमांड करते थे कि वो उनको क्या दें, गिफ्ट दें। और साथ में ये मिलिट्री एक्सपेडिशन भी वगैरह जानते थे, एंड कलेक्ट ट्रिब्यूट फ्रॉम द नेबरिंग एरियाज। और जो आसपास के नेबरिंग एरियाज थे वहाँ से भी क्या करते थे, ये जो टैक्स वगैरह है वो लेते थे। ठीक है, ट्रिब्यूट लेते थे एक तरह से, वो गिफ्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, खाने की फॉर्म में भी हो सकता है।
दे कैप्ट सम ऑफ द वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट अमंग देयर सपोर्टर। इनकी जो भी इनको वेल्थ मिलती थी, जो भी ये इकट्ठा करते थे, ये क्या करते थे, उसमें से कुछ अपने पास रखते थे, ठीक है, और बाकी क्या करते थे, ये अपने जो सपोर्टर्स थे उनमें बांट दिया करते थे, जिसमें कौन कौन से लोग आते थे, मेंबर ऑफ देयर फैमिली, जो उनकी खुद की फैमिली के मेंबर होते थे, सोल्जर्स, जो उनके पोइट होते थे। Many poets whose composition are found in a Sangam collection composed poem in a phrase or in a praise of chiefs who often rewarded them with a precious stone, gold, horse or elephant, chariot and the fine cloth। ठीक है, तो आपको संगम लिटरेचर में या संगम कलेक्शन में जो भी पोएम्स वगैरह मिलती है, उनमें से कुछ पोइट्स ने वो पोएम इसलिए लिखी है क्योंकि उनके चीफ उनको रिवॉर्ड देते थे, तो उनकी तारीफ में उन्होंने बहुत सारी पोएम लिखी है कि किस तरह से जो उनके राजा थे वो उनको प्रीशियस स्टोन देते थे, गोल्ड देते थे, कभी कभी हॉर्सेस वगैरह, एलिफेंट, चैरियट, है ना, और जो फाइन क्लॉथ वगैरह कैसे उनको प्रोवाइड करवाते थे। अराउंड 200 ईयर्स लेटर अ डायनेस्टी नॉन एज द सतवाहना। अब इनके 200 साल बाद, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, जो ये थे चोला, पांड्या, ठीक है, इनके 200 साल के बाद अब एक दूसरी डायनेस्टी आती है जिसका नाम था सतवाहना। ठीक है, सतवाहना डायनेस्टी, ये बहुत ही पावरफुल होती है वेस्टर्न इंडिया में। वेस्टर्न इंडिया मतलब ये वाला साइड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर होता है जो सतवाहना का, उसका नाम क्या होता है, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी सतवाहना डायनेस्टी के बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल रूलर होते हैं। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड ऑन अ बिहाफ ऑफ हिज मदर। हमें इनके बारे में कैसे पता चलता है, क्योंकि इनकी जो मदर थी उन्होंने एक इंस्क्रिप्शन को कंपोज करवाया था, तो उसी से हमें गौतमी जो श्री सतकर्णी है उनके बारे में पता चलता है। उस इंस्क्रिप्शन पे इनके बारे में काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। इनकी माता का क्या नाम था, गौतमी बालाश्री। ही एंड अदर सतवाहना रूलर वर नोन एज लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ। तो जो ये और जो बाकी जो सतवाहना रूलर थे उनको किस नाम से जानते थे, दक्षिण पथ के लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ। Literally the route leading to the south, which was also used as a name for the entire southern region. He sent his army to the eastern, western and southern coast. तो अलग अलग जगह ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउदर्न कोस्ट पे ये जो अपनी आर्मी वगैरह है इन्होंने भेजी थी। अब आते हैं कि द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट। सिल्क रूट जो है ये काफ़ी फेमस रहा है हिस्ट्री में। देखते हैं क्या स्टोरी है इसकी। द रिच एंड द ग्लोसी कलर ऑफ सिल्क एज वेल एज इट्स स्मूथ टेक्सचर मेक इट हाईली वैल्यूड फैब्रिक इन अ मोस्ट सोसाइटी। तो आपको पता है सिल्क कैसा होता है, बहुत ज़्यादा शाइनी होता है ये, है ना, बहुत सॉफ्ट भी होता है, स्मूथ टेक्सचर होता है, तो इसीलिए बहुत ही वैल्यूड फैब्रिक होता है ये ज़्यादातर सब लोगों के बीच में। मेकिंग सिल्क इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, और इसको बनाना भी कोई आसान नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, क्योंकि पहले रॉ सिल्क को एक्सट्रैक्ट किया जाता है कुकून के अंदर से। ठीक है, जो सिल्क वॉर्म एक कीड़ा है वो अपने आसपास अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कवरिंग बनाता है, उसको बोलते हैं कुकून। ठीक है, और उसी कवरिंग से क्या बनाते हैं, थ्रेड वगैरह बनते हैं, और बाद में उस थ्रेड से फिर क्या करते हैं, उसी जो कुकून होता है उसी में से ही उसको प्रोसेस किया जाता है और उसमें से थ्रेड को निकाला जाता है। ठीक है, और बाद में फिर उसी थ्रेड को यूज़ किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए। तो टेक्निक ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना। तो पहली बार सिल्क को किस तरह बनाया जाएगा, जो उसकी टेक्निक सामने आई वो थी चाइना से शुरू हुई थी। ठीक है, 7000 साल पहले की बात है। वाइल द मैथड रिमेन अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेटेड फॉर 1000 ऑफ ईयर, और इस मेथड को बहुत सालों तक बिल्कुल सीक्रेट बना के रखा। तो बहुत सारे लोग थे जो चाइना से आते थे और दूसरी जगह पे जाके या तो पैदल जाते थे या फिर घोड़ों के ऊपर उस सिल्क वगैरह को रख के, या फिर कैमल के थ्रू भी आते थे, अपने साथ सिल्क लेके फिर उसको जगह जगह जाकर उसको बेचते थे। द पाथ दे फॉलोड केम टू बी नोन एज द सिल्क रूट। तो जिस भी रास्ते से वो आते थे उस रास्ते का नाम पड़ गया था सिल्क रूट, क्योंकि वो मेनली उस रास्ते से क्या बेचने के लिए निकलते थे, सिल्क। सम टाइम चाइनीज रूलर सेंड गिफ्ट ऑफ सिल्क टू रूलर इन ईरान एंड वेस्ट एशिया एंड फ्रॉम देयर। कभी कभी जो चाइनीज़ रूलर थे वो अपने रिश्ते दूसरे रूलर्स के साथ अच्छा बनाने के लिए उनके देश में उनके लिए सिल्क वगैरह गिफ्ट के तौर पे भेजते थे, जैसे कि ईरान हो गया, वेस्ट एशिया हो गया। ठीक है, और वहाँ से भी उनको फिर दूसरे गिफ्ट मिलते थे, वो चाइनीज़ रूलर के लिए भेजा करते थे। अबाउट 2000 ईयर एगो वियरिंग सिल्क बिकम द फैशन अमंगेस्ट रूलर एंड द रिच पीपल इन रोम। और 2000 साल पहले ये जो सिल्क को पहनने का एक फैशन बन चुका था। ज़्यादातर जो लोग अमीर होते थे या फिर जो रूलर फैमिली से बिलोंग करते थे रोम के अंदर, उनके लिए ये एक बहुत ज़्यादा फैशन हो गया था, क्योंकि जो सिल्क होता है वो बहुत महंगा होता है और हर किसी के बस की इसको ख़रीदना भी नहीं है। ये स्पेशली चाइना से आता था और ये काफ़ी डेंजरस रूट होता था। जिस भी रूट से ये आता था डेंजरस रोड्स होती थी, क्योंकि माउंटेन और डेजर्ट के बीच में से ये रास्ता निकल के आता था। पीपल लिविंग अलॉन्ग द रूट ऑफन डिमांडेड पेमेंट फॉर अलाउइंग ट्रेडर्स टू पास थ्रू। तो जिस भी रास्ते से जो ये ट्रेडर्स आते थे अपने सिल्क को लेके, तो रास्ते में इनको कौन मिलते थे, क्योंकि भाई अब जिस भी जगह से ये निकल रहे हैं वहाँ पर कोई किंगडम होगा या कोई ना कोई कुछ तो वहाँ पर लोग रहते होंगे, है ना। तो
उनको पहले इनको टैक्स देना पड़ता था कि आप हमें हम अपने यहाँ से रास्ता दे दीजिए, हमें इसको बेचने के लिए जाना है। तो अब इस तरह से इतना सारा टैक्स देते देते ये लोग कहीं पहुँच रहे हैं, तो इसीलिए जो इनके सिल्क होता था इसकी कीमत को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया करते थे। सिल्क रूट एंड इन ब्रांचेस, तो आगे मैप है उसमें आपको सिल्क रूट और उसकी ब्रांचेस देखने के लिए मिलेंगी। सम किंग ट्राई टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ द रूट, तो इसीलिए बहुत सारे राजा क्या कोशिश करते थे कि हम जो ये सिल्क रूट है ना, हम इसी को कंट्रोल कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, हमें बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा टैक्स से, ट्रिब्यूट मिलेंगे, गिफ्ट मिलेंगे उन ट्रेडर से जो उस रास्ते को यूज़ करते हैं। क्योंकि हम उन ट्रेडर से क्या बोलेंगे कि आपको किसी को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको प्रोडक्शन देंगे इस रास्ते पर, इसके बदले आपको जो देना हमें दीजिए। इन रिटर्न दे ऑफन प्रोटेक्टेड द ट्रेडर हु पास थ्रू देयर किंगडम फ्रॉम अटैक्स बाय रोवर, तो जो भी वो उनको पूरी गारंटी देते थे कि ठीक है आप इस रास्ते से जाइए, जो राजा वगैरह होते थे वो उनको बोलते थे आप इस रास्ते से जाइए और हम आपको बिल्कुल भी हम आपका सामान चोरी नहीं होने देंगे, आप बेफिक्र होकर जाइए। द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर हु कंट्रोल द सिल्क रूट वर द कुशान, तो इनमें से जो एक बहुत ही फेमस रूलर है जिसने इसका कंट्रोल संभाला था सिल्क रूट का, वो कौन थे, कुशान। ठीक है, ये सेंट्रल एशिया में रूल करते थे और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रूल करते थे। सेंट्रल एशिया ये पूरा वाला पार्ट है इंडिया का, ये जो यहाँ से ये जाता है ये इंडिया हमारा ऐसे करके, तो ये पूरा पार्ट है। और दूसरा क्या है, ये कहाँ पर करते थे, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, इंडिया का जो ये वाला पार्ट है नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाला। दे आर टू मेजर सेंटर ऑफ पावर वर पेशावर एंड मथुरा, तो ये दो बहुत ही मेजर सेंटर थे पावर के, पेशावर और मथुरा। तक्षशिला को भी बाद में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। ड्यूरिंग देयर रूल अ ब्रांच ऑफ सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट एट द माउथ ऑफ द इंडस रिवर, तो मतलब ये जो ट्रेड का जो रूट था ये इंडस रिवर से भी निकल के जाता था। ठीक है, फ्रॉम वेयर सिल्क वॉज शिप्ड वेस्टवर्ड टू द रोमन एम्पायर, और इस इंडस रिवर को यूज़ करके फिर यहाँ पर जो सी पोर्ट वगैरह थे उनको यूज़ करके जो सिल्क है उसको कहाँ पहुँचाया जाता था, वेस्टवर्ड साइड पहुँचाया जाता था रोमन एम्पायर में। ठीक है, क्योंकि रोमन एम्पायर तो ऊपर थी ना जहाँ पर यूरोप है। The Kushan were amongst the earliest ruler of the subcontinent to issue gold coin, तो जो सबसे पहले जो गोल्ड कॉइन को इशू किया था, ठीक है ना, वो किसने किया था, कुशान ने किया था। They were used by the traders along the silk route, तो इस जो ये सिल्क रूट है ये मेनली किसके थ्रू यूज़ किया जाता था, ट्रेडर्स के, जो लोग व्यापारी होते थे वही इस सिल्क रूट को यूज़ करते थे। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। और नेक्स्ट पार्ट जो उसका बचा हुआ पार्ट है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में जो उसका पार्ट 2 बनेगा उसमें मिल जाएगा। थैंक यू।